हाय बच्चों। तो हम लोग जो है क्लास 12 के जो है पेपर का सलूशन करेंगे। पेपर का सलूशन का मतलब कि मेरे पास एक बोर्ड एग्जाम का पेपर है और ये बोर्ड एग्जाम का पेपर 346 जीसी इसका कोड, ठीक है। तो मैं इसका सलूशन करा रहा हूँ। आपके पास ये 346 जीसी यदि पेपर है तो आप इसके सलूशन को मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बहुत सारे पेपर को हल कराऊंगा और उसके सलूशन आपको मिलेंगे। तो हमको एक पेपर का सलूशन हल करना है। 346 जीसी को मैं सेट को हल कराने जा रहा हूँ और इसको मैं कई पार्ट में हल करूंगा। कई पार्ट का मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 3-3 घंटा का हो जाएगा। तो इसको कई पार्ट में मैं 3 पार्ट में नियर अबाउट जो है 3 से 4 पार्ट में इसको हल करेंगे। तो मैं पहला इसका जो है पार्ट बनाने जा रहा हूँ और पहले सलूशन में जो मैं मतलब कि पहले पार्ट में इसका सलूशन मैं दे रहा हूँ। खंड अ लिखा गया, सेक्शन ए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये पेपर जो हमारा है पूरा टोटल जो है 3 घंटा 15 मिनट का है। तो 3 घंटा 15 मिनट का वीडियो बनाना भी संभव नहीं है, तो बेहतर है कि हम इसको कई पार्ट में दे देते हैं, ठीक है, और पेपर का सलूशन करा देते हैं। पेपर कोड है 346 जीसी। इस कोड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि यदि दो आवेश K1 परावैद्युतांक वाले, ठीक है, माध्यम में रखें तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तो उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है। किस मीडियम में रखे गए हैं? K1 मीडियम में रखे गए, मतलब जिस मीडियम में रखे गए हैं उसका मान कितना है? K1 है। इस पर एक बल लग रहा है F, ठीक है। तो माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल F है, ठीक है। F बराबर फार्मूला होता है F0 बटा में K, ये सूत्र होता है। तो जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना दिया है? K1 दिया है। बाद में मीडियम को चेंज कर दे रहा, तो यहां से F0 बराबर क्या लिख सकते हैं? F इंटू K1 लिख सकते हैं। बाद में कह रहा है कि इस मीडियम को चेंज कर दिया जाता है और मीडियम को चेंज कर कर यहाँ पर जो मीडियम है K1 के जगह K2 कर दिया जाता है। मतलब K1 के जगह इस बार K2 करेगा। तो इस बार बताना है कि बताइए बल का मान कितना होगा, ठीक है। तो बल का मान होने का मतलब कि K2 है हमारा यहाँ पर। तो अब जो फोर्स लग रहा होगा वो F बराबर कितना लगेगा? F0 इंटू K2 लगेगा, जो फोर्स लगेगा, ठीक है। F0 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो F0 का मान कितना मिला? F K1 मिला हुआ है, तो यहां पर रख देंगे। तो F बराबर F0 के जगह F K1 बटा में कितना लिखा है? K2। तो F बराबर, ये दूसरा वाला बल है, सेकेंड बल, इसको हम लिख देते हैं F2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? K1 बटा में K2 इंटू F, ठीक है। तो ढूंढ लेंगे ये ऑप्शन कौन सा हमारा? ये ऑप्शन नंबर जो है K1 बटा में K2 इंटू F, तीसरा ऑप्शन जो हमारा इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। तो तीसरा वाला सही है। दूसरा इसमें ख नंबर का है कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल रंग एवं बैगनी के लिए फोकस दूरियां F एवं F हो, ठीक है। तो कोई हमारे पास उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक। उत्तल लेंस के लिए बैगनी और लाल रंग की फोकस दूरी है, तो जिसको FR लिखा है, ये लाल रंग की फोकस दूरी है, लाल रंग की फोकस दूरी। और जो F भी लिखा है ये बैगनी रंग की फोकस दूरी है। किसकी? बैगनी रंग की फोकस दूरी है। तो कह रहे हैं कि हमें ऑप्शन दिया, इसमें ऑप्शन पहला वाला लिखा है कि FR बराबर होगा किसके? F भी के। और दूसरा वाला ऑप्शन लिखा है इसमें कि F भी लेस इज इक्वल टू FR। और तीसरा ऑप्शन है कि FR लेस देन F भी। और चौथा ऑप्शन है F भी इज लेस देन या और ग्रेटर करे इक्वल आर ग्रेटर FR, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उत्तल लेंस है, फोकस दूरी लाल रंग का दिया है, फोकस दूरी बैंगनी रंग का दिया है, ढूंढना है कौन सा ऑप्शन सही है।
तो हम ये जानते हैं कि जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो लाल रंग है उस लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लेम्डा का मान अधिक होगा किससे? बैंगनी रंग से, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, यह बिखरता कम है। ठीक है, अब बिखर रहा है कम तो फोकस दूरी बताइए कि जब ये बिखर रहा है कम तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और जो फोकस दूरी होती है वो किसके समानुपाती होती है? लेम्डा के समानुपाती होती है, मतलब एफ समानुपाती लेम्डा के। तो फोकस दूरी लाल रंग की ज्यादा होगी और बैंगनी रंग की फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो लाल रंग की फोकस दूरी अधिक है, बैंगनी रंग की कम होगी, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक कम होता है। और बैंगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है। अरे बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, और लाल का अपवर्तनांक अधिक होता है। जब लाल का अपवर्तनांक अधिक होगा तो इसकी अपवर्तनांक करें तरंगदैर्घ्य, ठीक है, सॉरी, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, तो जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कम अधिक होता है तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, और बैंगनी रंग जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? कम होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? सेकंड वाला। लाल रंग की फोकस दूरी अधिक है और बैंगनी रंग की फोकस दूरी कम है, तरंगदैर्घ्य के ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन दिया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होगा? कलांतर का मतलब होता है कोण से संबंध रखने वाला, और कोण से संबंध का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से जो खींचा गया ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और फील्ड बनेगी, इस तरह से बनती है, और ये जो फील्ड होती है हम बना देते हैं इसको इस तरह से। ठीक, ये वाला। ठीक है, ये इस तरह से है, ये वाला। ठीक, तो ऊपर यदि हम मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत। लंबवत का मतलब कि यदि ऊपर वाला हिस्सा जो है चुंबकीय क्षेत्र और नीचे वाला मैग्नेटिक है तो ये इस तरह से होते हैं, तो दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसमें ऑप्शन पहला वाला दिया है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला वाला ऑप्शन 0 है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा जो है पाई है, और थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया है वो पाई बाई 2 है, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वो 3 पाई बाई 2 है। तो दोनों के बीच जो एंगल का मान होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? थर्ड नंबर है, तीसरा ऑप्शन सही है। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो कलांतर होता है वह कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का मतलब कि पाई बाई 2 कोण का होगा। इसके बाद इसमें जो है तीन ग हो गया। चौथा, चौथा किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, सेट हमारा कौन सा हल कर रहे हैं? 346 BC। ठीक है, सेट है, कौन सा क्लास का है? 12th का है। क्या हल किया जा रहा है? फिजिक्स। ठीक है, चलिए, तो तीसरा है किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। मतलब कि 2000 एंगस्ट्रॉम पर जो इलेक्ट्रॉन है उस धातु के पृष्ठ से बाहर हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूं और आगे देखते हैं। का घ है, घ में देखेंगे करे किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु
आवश्यक प्रकाश की तरंगे 2000 एंगस्ट्रॉम, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, उत्सर्जित होने के लिए कितने एंगस्ट्रॉम की जरूरत है? 2000 एंगस्ट्रॉम की जरूरत है। तो 2000 का मतलब कि लैम्डा नॉट हमारा कितना दिया है? 2000 एंगस्ट्रॉम दिया। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 2000 और एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। 3 को 0 खत्म हो गया, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि इसे जो है इसके ऊपर कितना तरंग दैर्घ्य गिराया जाता है? 1000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य दिया जाता है प्रकाश को, मतलब कि 1000 एंगस्ट्रॉम दिया जा रहा है। तो 1 × 10⁻⁻7 मीटर इसको लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए जब इलेक्ट्रॉन उस धातु के पृष्ठ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर सूत्र होता है Hc 1 बटे में लैम्डा माइनस 1 बटे में लैम्डा नॉट। इस लैम्डा नॉट को बोलते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य आइंस्टीन का नियम जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये चीजें बताई जाती है। तो H का मान 6.6 10⁻⁻34 3 × 10⁻⁻⁸ प्रकाश की चाल है। 3 × 10 की पावर 8, 1 बटे में लैम्डा 1 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷। दोनों का लसा लेंगे तो हाई हो जाएगा 19.8 10⁻⁻26 लसा -7 और 2 × 10 की पावर -7। दोनों के हर जो है बराबर नहीं है। चलिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 10 की पावर -7 हो जाएगा, 1 × 10⁻⁷ हो जाएंगे। दो में से एक को घटा देंगे, 19.8 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁷ और नीचे 2 × 10 की पावर -14। ठीक है, गुणा के रूप में जोड़ लेंगे, हल करेंगे इसको। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 7 गो से 7 गो खत्म हो गया। अभी बचा है 19.8 10 की पावर -26 और 1/2 और गुणे नीचे बचा 10 की पावर -7। तो ये ऊपर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। किस में मान निकालेंगे एनर्जी हम? जूल में। ठीक है, तो इसको कैंसिल करा देंगे, कितना हो जाएगा? 9.9। तो 9.9 10 की पावर कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, माइनस में, किस में? जूल में। ठीक है, अब हमारा आंसर जूल में नहीं दिया, जो ऑप्शन दिया है वो 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, इसमें 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी वाला ऑप्शन दिया है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी वाला ऑप्शन 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी वाला ऑप्शन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देते हैं। 19 से 19 खत्म, कटाएंगे इसको कितनी बार में? तो 99/16 6.2 लिनियर अबाउट आएगा और किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, घ हो गया। इसके बाद अंगा है इसमें, तो आप इसको कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अंगा वाला देखेंगे। अंगा इसका 5वां पहला का अंग। हाँ, अंग देखिए, कह रहे कि एल लंबाई के पहला का अंग। ठीक है, कह रहे कि एल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अरे मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो तार हमें 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, मतलब ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि आई एम्पियर की धारा बह रही है। तो कह रहा है कि तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र होता है F = I/B/L sin थीटा। थीटा का मान दिया हुआ है, I/B/L sin कितना? 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। तो फोर्स निकाल देंगे तो I/B/L sin 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यह बराबर हो जाएगा I/B/L/2। हमारा ऑप्शन पहला वाला लिखा है, ए नंबर I/B/L
सेकंड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है IBL बटा में 2। थर्ड नंबर ऑप्शन लिखा है 2IBL और फोर्थ नंबर ऑप्शन लिखा है करड़ी में 3 बटा में 2IBL। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें 4 नंबर देखेंगे, कहीं ना कहीं इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला इसमें ध्यान देंगे कि अगला हमारा च वाला है और च को हम देखेंगे पहला का नंबर 1 का च कह रहा है कि 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो 3 सेल जोड़े गए हैं, एक सेल यहां पर जोड़ा गया है, ठीक है, फिर एक सेल इसके जस्ट नीचे जोड़ा गया है यहां पर, ठीक, सेकंड वाला सेल हो गया ये और एक सेल यहां जोड़ा गया। तो 3 सेल, तीनों सेलों को किस क्रम में जोड़ रखा है? पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, तीनों को समांतर क्रम में, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट का है। E1 बराबर भी 6 वोल्ट दिया है, E2 बराबर भी 6 वोल्ट दिया है और E3 बराबर भी 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो कह रहे कि समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, जबकि इनका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, तो समांतर क्रम में सेलों को जोड़ने के लिए फार्मूला होता है 1/E बराबर 1 बटा में E1 धन 1 बटा में E2 धन 1 बटा में E3। ठीक है, तो 1 बटा में E बराबर 1 बटा में E1 6, 1 बटा में E2 भी 6, 1 बटा में ये भी, तो कितना हो जाएगा? 3 बटा में 6। कैंसिल करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा में E बराबर 1/2। E किसके बराबर हो गया? 2 वोल्ट के। मतलब सेल का विद्युत वाहक बल कितना आया? 2 वोल्ट का। ऑप्शन नंबर दिया है पहला 3 वोल्ट, सेकंड नंबर ऑप्शन दिया है 2 वोल्ट, थर्ड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 4 वोल्ट और फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 6 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा वाला सही है। कितने वोल्ट आया हुआ है? 2 वोल्ट आया हुआ है। किसी को कोई डाउट? चलिए इसके बाद हम खंड जो है किस में चलेंगे? ब वाले में। खंड ब में चलेंगे, देखेंगे ध्यान से। खंड ब में हमारा जो है एक एक नंबर के सवाल मिलेंगे और ये जो है अति लघु उत्तरीय होंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप कहीं ना कहीं इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ब, तो खंड अ हो गया। खंड कौन सा हल करेंगे? ब वाला। ब में पहला सवाल पूछा है कि गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। गतिशीलता क्या होती है? ठीक है, मोबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो गतिशीलता ये कि धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या आवेश होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह गति करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन धातु में जालक के रूप में स्थिर होते हैं। सेम उसी तरह से जो द्रव होते हैं या गैस होते हैं उसमें भी जो आवेश वाहक कण होते हैं वो आयंस होते हैं। आयंस का मतलब कि धन आयन और ऋण आयन। उसी तरह से यदि अर्धचालक हो गए तो अर्धचालकों में भी अर्धचालकों में भी जो आवेश वाहक होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोटर, तो ये भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। मतलब कि जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। मतलब कि किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है या जो वेग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं। किसी भी आवेश के लिए एकांक वैद्युत क्षेत्र में उस आवेश के अनुगमन वेग को क्या हम बोलेंगे? उसका गतिशीलता बोलेंगे हम। ठीक है, तो गतिशीलता के 1 नंबर की परिभाषा हो गई। दूसरा ये करें कि प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर
क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग में जल रख दिया जाए। ठीक है, तो विवर्तन एक घटना है और विवर्तन एक घटना तरंग से संबंधित है, वेव से संबंधित है। तो कह रहे हैं कि प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब कि जो बीच वाले भाग होते हैं ये, ठीक है, ये जो होते हैं ये बीच वाले पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक, तो कह रहे हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट तो इस तरह से बन रहा है, लेकिन जब इसको कहाँ रख दिया जाता है, हवा में, अरे हवा में कह रहे हैं जल में रख दिया जाता है, तो उस स्थिति में बताइए कि इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चौड़ाई जो इसकी होगी वो पहले से कम हो जाएगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे में स्मॉल डी होता है। ठीक है, अब हम जब माध्यम को चेंज करेंगे, जल में जाएंगे, तो हम जानते हैं कि जल में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, और जब उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा तो थीटा का मान कम होगा, और जब थीटा का मान कम होगा तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, कम होगी। मतलब कि जो है जल में रखने पर विवर्तन की चौड़ाई जो होती है, जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, और उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश के विवर्तन के संबंध में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे में स्मॉल डी है। जब इसे जल में रखा जाता है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जल में कम होता है हवा की अपेक्षा में, इसलिए थीटा का भी मान क्या होगा, कम होगा, और जब थीटा का मान कम होगा तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होगी वो पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला इसमें करें कि वैद्युच्छेद रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, इसको समझाइए। ठीक है, तीसरा इसमें ग नंबर है, ग नंबर है कि वैद्युच्छेद रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कौन सी क्षेत्र रेखाएं, वैद्युच्छेद रेखाएं। वैद्युच्छेद रेखाएं देखो परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, जैसे मान लेंगे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरह से, और ये इस तरह से मान लो कि प्रतिच्छेद कर दी, एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये, और दोनों प्रतिच्छेद कर दे रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर खींचेंगे तो स्पर्श रेखा इधर आएगी, और इसके लिए खींचेंगे तो स्पर्श रेखा इधर जाएगी। तो ये पहले के लिए स्पर्श रेखा है, दूसरे के लिए, और एक ही बिंदु पर जो है दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं, और जब दो दिशाएं संभव नहीं होंगी इसीलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। घ नंबर सवाल कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान को IRMS से दिखाते हैं। ठीक है, रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक है, वर्गमाध्य मूल मान, रूट मीन, ठीक है, वर्गमाध्य ये, ठीक, और इसको यम है, और यस का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, रूट का मतलब होता है मूल, मूल का मतलब वर्गमूल लेंगे। ठीक है, ये वर्ग होगा और ये वाला माध्य होता है बीच वाला। ठीक है, तो वर्ग माध्य मूल मान करड़ी में 2 दिया है, कितना दिया IRMS का मान करड़ी में 2। तो कह रहा है कि इसके शिखर मान की गणना कीजिए, शिखर मान को I0 से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र हम जानते हैं कि IRMS बराबर होता है I0 बटा में करड़ी में 2। हमें मान किसका निकालना है, I0 का, तो I0 बराबर लिख सकते हैं IRMS इंटू करड़ी में 2। तो I0 बराबर हो जाएगा, यहां से इसका मान करड़ी में 2 पहले से दिया, ये करड़ी में 2 है ही, तो I0 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान दिया था करड़ी में 2, तो शिखर मान कितना होगा उसका, 2 एम्पियर का होगा। ठीक है, अगला इसमें कह रहा है अंगा नंबर देखो क्या कह रहा है, दूसरा का खंड ब का कह रहा है कि समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। ठीक है, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जो अपने स्थान को चेंज ना करें। ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक। ठीक है, मतलब कि वे परमाणु या वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे, परमाणु क्रमांक समान होंगे।
परंतु जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। परमाणु भार कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होते हैं। दो यहाँ लिख देते हैं, मतलब 2 बार। ठीक है, तो जैसे में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन का एक और समस्थानिक है 8 और 17, जो इनकी परमाणु क्रमांक है वो समान है। और जब परमाणु क्रमांक समान होंगे, परमाणु भार अलग अलग होंगे, तो वो समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से संभारिक का मतलब कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। ठीक है, सेम उल्टा काम हम लोग करेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, परमाणु, ठीक है, क्रमांक क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन जो परमाणु भार होंगे वह समान होगा। जैसे लिथियम के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम आता है, तो लिथियम का 3 के बाद जो 6 या करीब 7 होता है। ठीक है, उसी तरह से जो है लिथियम के लिए हम कभी कभी 4 लिखकर ये 7 लिख देते हैं, तो इनके ये वाले मान जो है समान है, लेकिन ये वाले मान जो है अलग अलग है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद च, दूसरा का च नंबर देखो क्या दिया है। च नंबर करें, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि मेंस का मतलब सप्लाई जो आ रही है वो 200 वोल्ट की आ रही है। 60 वाट के बल्ब हैं और 200 बल्ब जुड़े हुए घर में, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। 24 घंटा में व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करना है। ठीक है, तो 200 जो वोल्ट लिखा गया ये मेंस है। मेंस का मतलब सप्लाई जो हमको मिल रही है वो। ठीक है, 60 वाट के बल्ब हैं। ठीक है, मतलब शक्ति दिया हुआ बल्बों की जो संख्या दिया है, बल्बों की संख्या वो कितना दिया है? 200 बल्ब है। किस क्रम में जोड़े गए? समांतर क्रम में। तो व्यय विद्युत ऊर्जा का मान बताना है, व्यय विद्युत ऊर्जा का मान बताना है, वो भी हमें बताना है। व्यय विद्युत ऊर्जा कितने घंटों में? 24 घंटों के लिए। समय कितना दिया है? 24 आवर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा का यदि मान निकालेंगे तो एनर्जी जो हमारे पास होगी वो किलोवाट घंटा मिलती है। घरों की जो ऊर्जा होती है या यूनिट में मिलती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यूनिटों की संख्या निकाल लेंगे। यूनिटों की संख्या ये हमारी क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है एक तरह से वो। ठीक है, चलिए, सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में 1000। ठीक है, ये एक बल्ब के लिए है। 200 बल्ब जुड़े गए हैं तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने वाट का? 60 वाट का। कितने घंटा? 24 घंटा। कितने दिन? एक दिन। कितने? 1000। कितने? 200। ठीक है, कुल मिलाकर कैलकुलेशन करेंगे तो ये मान दोनों कट गए, इससे ये कट गया। 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12 गुणे 24 हो गया। 12 चौके 48 को 8 और 12 दूना के 24, 24 और कितना हो जाएगा? 4, 28। कितने हो गए? 288 यूनिट के हो गए। ये 1 नंबर के सवाल है। ठीक है, तो ये खंड अ हो गया, खंड ब हो गया। अब हम लोग सेक्शन सी का मतलब खंड स करेंगे। तो खंड स जो होगा वो हमारे पार्ट 2 में आएगा, दूसरा भाग जब हम हल कराएंगे तब, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम 2 पार्ट को इसी तरह से कर जो है हल करा देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मैं सारे पेपर के सॉल्यूशन अपने चैनल पर डाल दूंगा। जितने भी जो है करीब 5 से 7 सालों के जो पेपर हैं उनके सॉल्यूशन को मैं इस पर डाल दूंगा। आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, पेपर को मिला लीजिएगा। वही क्वेश्चन है कि अलग क्वेश्चन है। ठीक है।